फ्रेंड्स, आज हम अपने एमएससी केमिस्ट्री की यूनिट मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था और इसका एक ही टॉपिक है रिकॉल इफेक्ट, जिसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा डॉपलर शिफ्ट के बारे में। जनरली अपन को एग्जाम में इस डॉपलर शिफ्ट के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो ये डॉपलर इफेक्ट जानने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का पास वापस इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, जिससे आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी रही। तो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि जो अपना कोई भी सोर्स होता है उसको अपन इरेडिएट कराएंगे, किसी भी सोर्स को इरेडिएट करा के उससे एक गामा रे निकाली जाती है और उस गामा रे को जो अपना सैंपल न्यूक्लियाई होता है वो अवशोषण कर लेता है और इसी सब को मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा मैं इसको एक डायग्राम द्वारा इसका जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है उसके द्वारा आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ, जिससे आपको आसानी रही। यानी कि अपन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कोई भी जो रेडियो एक्टिव डिके वाला एलिमेंट लेते हैं कोबाल्ट, उसका डिके कराने के पश्चात जिसकी इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग के पश्चात अपन को एक एक्साइटेड नाभिक मिलता है फेरस का। ये फेरस का एक्साइटेड नाभिक मिलता है जिसकी प्रारंभ के अंदर इसकी क्वांटम नंबर होता है I/5/2, जो इसकी उत्तेजित अवस्था के अंदर रहता है। तो ये जो अपना ये एक्साइटेड नाभिक है फेरस का, ये दो प्रकार के ट्रांजिशन दिखा के इसकी ग्राउंड स्टेट में लौटता है। फर्स्ट वाले के अंदर तो इसका जो 15% भाग सक्रिय नाभिक का वो डायरेक्टली ग्राउंड अवस्था के अंदर लौट जाता और इसमें ग्राउंड अवस्था में लौटते हुए 137 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की रे का इमिशन करता, यानी कि इतनी इसकी रे का उत्सर्जन करके ये इसकी ग्राउंड अवस्था में लौटता है। और सेकंड वाले ट्रांजिशन के अंदर ये दो प्रकार के ट्रांजिशन शो करता है, जिसमें फर्स्ट वाले में 123 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की रे का ये इमिशन करता है और सेकंड वाले के अंदर ये जहाँ से इसका क्वांटम नंबर 3/2 से लेके इसका क्वांटम संख्या हाफ होती है, यहाँ से इसका जितना इमिशन करता है ये ऊर्जा का वो होती है 40.4 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर, जो अपने गामा रे होती है। ये गामा रे की एनर्जी के बराबर होती है और ये गामा रे को अपने सैंपल होता है उसके न्यूक्लियर द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसी सारी घटना को अपन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। तो लेकिन जनरली जो अपनी गामा रे वो सैंपल न्यूक्लियर द्वारा अब्जॉर्ब नहीं की जाती। वो किस कारण से नहीं की जाती, उसके दो प्रकार के इफेक्ट लगते हैं। फर्स्ट वाला होता है रिकॉल इफेक्ट, जिसका आपने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, और एक होता है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में मेनली क्या होता है कि जो ये जो सैंपल इनकी जो डॉपलर इफेक्ट के अंदर जो इनकी सैंपल और सोर्स न्यूक्लियाई की जो मोशन होती है उसके संदर्भ में होता है कि इस इफेक्ट के अंदर जो अपने नाभिक को और इसको सैंपल को इसके रिलेटिव मोशन कराते हैं, जिससे इसकी एनर्जी के बीच में डिफरेंस आता है वो एग्जैक्ट मैच का जाए और ये जो अपना सैंपल है इस गामा रे को अब्जॉर्ब कर ले। यानी कि ये 40.4 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की जो गामा रे है ये इस जो फेरस का कॉम्प्लेक्स होता है ये इसके समान बराबर हो या नहीं हो, इसके लिए इन दोनों को एक रिलेटिव मोशन कराया जाता है। तो चलिए अपन डॉपलर शिफ्ट को कंटिन्यू करते हैं। डॉपलर शिफ्ट के अंदर ये होता है कि अपने जो इनकी मोशन होती है दोनों की मोशन उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो एज वी नो दैट द when the energy difference of source nuclei is not matched with the sample nuclei then the absorption not take place। यानी कि जो अपना ये सैंपल हो ये सोर्स होता है जिस स्रोत से अपन को गामा रे इमिट की जाती है और जो अपना सैंपल होता है इन दोनों की जो एनर्जी का लेवल है वो मैच नहीं करता। तो मैच नहीं करने के कारण ये अवशोषण नहीं होता, उसके अंदर अपन ये डॉपलर शिफ्ट के नाम से जाना जाते हैं। तो सो दिस कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन बाय ए डॉपलर शिफ्ट, और इस जो ये घटना होती है ये अवशोषण नहीं होता, इसको डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है वो देखिए। डॉपलर इफेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सोर्स न्यूक्लियाई इन सर्वर डायरेक्शन इज कॉल्ड डॉपलर बाउंडिंग। यानी कि जो अपना सोर्स न्यूक्लियाई वो सभी दिशाओं के अंदर जो सोर्स न्यूक्लियाई है उसको मोशन कराते हैं। तो मोशन कराने के परिणाम स्वरूप जो इसका एनर्जी का वितरण होता है वो सभी दिशाओं में होता है और सभी दिशाओं में होने को इसको क्या बोलते हैं, डॉपलर बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है।
So according to the Doppler effect, energy is depend on the relative motion of source and sample nuclei. तो यानी कि ये वही बता रहा है कि डॉपलर इफेक्ट के अंदर यही होता है कि जो अपना सोर्स और सैंपल न्यूक्लियाई होती है उसके मोशन के ऊपर उसकी गति के बारे में डिस्कस किया जाता है कि दोनों की गति क्या होती है, किस प्रकार से ये गति करते हैं। क्योंकि एक बार तो जो सैंपल होता ये सोर्स होता है, ये सैंपल की तरफ गति करता और एक बार ये इससे दूर गति करता। तो इस प्रकार से अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एज वी नो द एनर्जी ऑफ एमिट गामा रे, यानी कि जो अपनी जो किसी न्यूक्लियाई द्वारा जो गामा रे निकलती है उसकी ऊर्जा क्या होती है। उसकी ऊर्जा होती है ई गामा इक्वल ई नॉट प्लस डी माइनस ई आर। यहाँ पे ई आर अपनी रिकॉइल एनर्जी, यानी कि कोई भी जो अपनी रेस्ट बॉडी है उससे कोई भी हाई एनर्जी पार्टिकल निकलती है तो वो एक पीछे की वो जो रेस्ट बॉडी पीछे की ओर एक किक महसूस करती है जिससे वो बैकवर्ड साइड में थोड़ी खिसक जाती है। यानी कि जो अपने गन होती है उसमें से बुलेट को फायर करने के कारण जो बुलेट ये गन थोड़ी सी पीछे की ओर खिसक जाती है, वही इफेक्ट यहाँ पे इसमें रिकॉल इफेक्ट कहलाता है। वो इफेक्ट इस न्यूक्लियाई में लगता है। तो ये रिकॉल इफेक्ट है, जो अपनी टोटल एनर्जी उसमें से रिकॉल इफेक्ट को माइनस कर देते हैं और ये डी जो इसकी मोशन होती है उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए डी एक डॉपलर शिफ्ट है और ई आर यहाँ पे रिकॉल एनर्जी है जो न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियाई के संबंध में होती है, जो अपना सोर्स न्यूक्लियाई उसके, और ई आर एक गामा की एनर्जी है जो अपने गामा रे होती है उसकी एनर्जी है। यहाँ पे ई नोड अपनी टोटल एनर्जी होती है जो अपना जो फेरस न्यूक्लियाई होता है ना सोर्स वाला, उसका जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के अंदर जो अंतर होता है ना, ये देखिए यहाँ पे जो इसका उत्तेजित अवस्था यहाँ से ये इसकी ग्राउंड अवस्था में लौटता, तो इन दोनों के अंदर जो एनर्जी का गैप है 40.4 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, ये इतनी एनर्जी है इसकी टोटल एनर्जी आती है। इस टोटल एनर्जी में से जो इसको इमिट करने के लिए जो अपना ये नाभिक होता है सोर्स का, वो जितना पीछे की ओर खिसकता है और रिकॉइल एनर्जी वो इसमें से माइनस हो जाती है और बची हुई एनर्जी इस गामा रे द्वारा ले ली जाती है और ये इससे सोर्स से इमिट हो के सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। So it is possible to sample nuclei absorb the gamma ray by the sample nuclei if source is moving relative the sample nuclei। यानी कि ये तभी पॉसिबल होगा कि जब अपना ये जो सोर्स न्यूक्लियाई वो सैंपल न्यूक्लियाई के आसपास है इसके रिलेटिव मोशन करता है, ये एक दूसरे की तरफ गति करते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं तो गति करते हैं। तो इनका क्या एनर्जी का मैच है, ये 44 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की जो ऊर्जा होती है वो इसके इक्वल हो जाए, या पहले इक्वल नहीं होती लेकिन मोशन करने से कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी मैच खा जाती है, जिससे ये गामा रे निकलती है उसको अपना सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसका जो अपना डॉपलर का किस प्रकार से इसका निरूपण किया जाता है वो देखिए। तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी अपना सोर्स न्यूक्लियाई उसकी कितनी होती है, डेल्टा वी इक्वल ये वी ब्रैकेट वी अपॉन सी। यहाँ पे जो ये वी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी होती है अपने जो नाभिक होता है ना सोर्स वाला नाभिक, उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये वी वेलोसिटी है नाभिक की, और यहाँ पे सी है स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि वी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, अपने जो सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी है कि किस फ्रीक्वेंसी से वो गति कर रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स न्यूक्लियाई, और सोर्स न्यूक्लियाई की गति यानी कि जो इसकी कितनी स्पीड है, और ये स्पीड ऑफ लाइट है जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो अपने डॉपलर इफेक्ट है उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देखिए। यानी कि जो अपना सोर्स होता है, जो सोर्स न्यूक्लियाई होता है वो मोशन टुवार्ड द सैंपल, यानी कि जो सैंपल की तरफ गति करे ना, तो सैंपल की तरफ गति करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इसका जो अवशोषण ये सैंपल द्वारा गामा रे को अवशोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पे ये डॉपलर शिफ्ट होने के कारण इसकी में रिकॉल एनर्जी कम लगती है तथा इसका अवशोषण आसानी से हो जाता है। लेकिन यदि जो अपना ये सोर्स है ना इससे अवे, यानी कि इससे जो अपना सैंपल है उससे दूर गति करता है ना, तो दूर गति करने से इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जिससे इसके अवशोषण होने के चांस कम होते हैं। तो आज का ये अपना डॉपलर इफेक्ट का ऊपर लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर
केमिकल शिफ्ट या आइसोमर शिफ्ट और क्वांटापोल स्प्लिटिंग के ऊपर हो सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।